बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले की लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी को पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आज का जो सेकेंड टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को लाइनें दिख रही होंगी, लेकिन ये लेक्चर में 3 टाइम रिकॉर्ड कर चुका हूँ आज। काइंडली आप लोग लेक्चर को पूरा देखा करें, फिर आप बाद में लाइक करते हैं करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले पूरे लेक्चर को देखा करें क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बनती है। इसको मैं आज 3 टाइम रिकॉर्ड कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया तो दरमियान में लाइट चली गई, फिर दोबारा उसमें वो कटिंग आती है, इसलिए फिर मैंने दोबारा इसको रिकॉर्ड किया। उसके बाद दोबारा फिर प्रॉब्लम मोबाइल में आ गई, फिर उसके बाद दोबारा रिकॉर्ड किया, फिर कोई इस तरह प्रॉब्लम आ गई। सो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी देखा करें। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, तभी आप लाइक कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। ठीक है, सो काइंडली आप वीडियो को स्किप ना किया करें, आप वीडियो को देखा करें। सो आज का जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में है कि क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है या क्लासिफिकेशन होती क्या है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। बायोडाइवर्सिटी में हमने बात की थी कि हमारे साथ दुनिया में डाइवर्सिटी इट्स मीन कि बायोलॉजिकल या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्जन हुई है पूरी दुनिया में वो बहुत ही डिफरेंट एरियाज़ पर हुई है। डिफरेंट जगहों की डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तकरीबन 2 मिलियन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन योर वर्ल्ड। ठीक है, इस दुनिया में हमारे साथ 2 मिलियन से भी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जिसमें 0.5 मिलियन प्लांट्स के टाइप्स हैं और 1.5 के एनिमल्स के टाइप हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अरेंजमेंट करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या आप लिविंग भी ले लें या आप एक्सटेंट भी ले लें जो पहले ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, वो स्पीशीज़ उसको आप क्या करते हैं, ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किस बेस पर, उसके सिमिलरिटी के बेस पर और उसके डिफरेंसेस के बेस पर। फॉर एग्जांपल आप 2 चीज़ें लेते हैं और उन 2 चीज़ों को आप क्या करते हैं, उसके सिमिलरिटीज़ देखते हैं, अगर वो सिमिलर होती हैं तो आप एक जगह पे रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है एक दूसरे से, तो आप उसको फिर अलहदा रख लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप किसी चीज़ को कंपेयर कर लेते हैं और उसके सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटी के बेसिस पर उसे डिफरेंट ग्रुप में रख लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब साइंटिफिकली या हम कहते हैं कि बायोलॉजी में या साइंस में क्लासिफिकेशन को, या बायोलॉजी में अगर हम खेलें तो इसको एक टर्म दिया गया है, साइंटिफिक टर्म इसके लिए यूज़ हुआ है और उस साइंटिफिक टर्म को हम टेक्सानोमी कहते हैं। अब टेक्सानोम क्या है, ये 2 ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, टेक्सिस एंड नोमस। ठीक है, टेक्सिस का मतलब क्या है, अरेंजमेंट है, और नोमस का मतलब क्या है, लॉ। अब इसी अरेंजमेंट जो हुई है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट होती है, ये एक ख़ास कानून, एक ख़ास असूल के मुताबिक होती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्टली उठा लें और किसी को वहाँ पे फेंक दें, किसी को यहाँ पे फेंक दें। नो, इसके लिए कुछ रूल्स होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं, और इस रूल्स और रेगुलेशन के बेसिस पर उन्हें ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। अब जो टेक्सानोमी पढ़ते हैं या जो टेक्सानोमी को स्टडी करते हैं उसे हम टेक्सानोमिस्ट कहते हैं, जो उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, जो इस एबल होते हैं या इस काबिल बन जाते हैं कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं, या वो किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को नेम दे सकते हैं और उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, तो उसे हम फिर टेक्सानोमिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना है, MCQs में आ सकता है। एम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, एम क्या है, किस लिए ये किया जाता है। सो फर्स्ट वन क्या है, टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ताकि आपको पता चल सके कि 2 स्पीशीज़ हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उसकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ किस चीज़ पे हैं या एक दूसरे के साथ सिमिलर किस बेस पे हैं, किस लिए, ताकि आप उसको ईजीली स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट एवोल्यूशन, आपको ये आइडिया देता है कि ये जो हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं एवोल्यूशनरी बेस पर, कि ये हमारे साथ पहले सिंपल थे और सिंपल से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं, ये किस तरह आए हैं, या इसकी जो एवोल्यूशनरी ट्री होती है या इसकी जो जितनी भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होती है वो किस टाइप का है। तो ये हमारे लिए वो आइडिया भी दे रही है। टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज़ या बिटवीन द जीनस या बिटवीन द अदर ऑर्गेनिज्म, या उसका जो रिलेशनशिप है इकोसिस्टम के साथ या एनवायरनमेंट के साथ या किसी और स्पीशीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है।
द फोर्थ वन इज़ टू नेम एंड प्लेस इन अ ग्रुप, ठीक है। से फोर्थ वन क्या है, क्लासिफिकेशन का जो मेन मकसद है कि आप किसी न्यू स्पीशीज़ को नेम देते हैं या किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को आप नेम किस तरह देते हैं और फिर उसको किस तरह ग्रुप में रखते हैं। सो ये हमारे साथ इसकी इम्पोर्टेंस हो गई, या हम कहते हैं कि इसकी एम हो गई, ठीक है, किस लिए हम करते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम हिस्ट्री के ऊपर आते हैं कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या कहती है क्लासिफिकेशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ अरिस्टोटल था, जिसने क्या किया था, एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट उसने एनिमल की क्लासिफिकेशन की थी और 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की थी। एक को एयर, सेकंड वन इज़ वाटर एंड थर्ड वन इज़ लैंड एनिमल। एयर एनिमल, वाटर एनिमल एंड लैंड एनिमल, या आप एक्वेटिक एनिमल भी कह सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हवा में रहते हैं, तो हवा में तो कोई इस तरह ऑर्गेनिज्म नहीं होता जो हवा में रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बर्ड्स, ठीक है, जो हवा में उड़ते हैं। वाटर, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो पॉन्ड्स में रहते हैं या रिवर्स में रहते हैं, तो उसे हम फिर क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं। लैंड एनिमल्स लाइक फॉर एग्जांपल वी, ठीक है, सिंपल एग्जांपल आप ह्यूमन को ले लें या फिर और लॉट ऑफ एनिमल्स आर देयर, या उसके साथ आप हॉर्स ले लें, काव ले लें, कैमल ले लें, जितने भी आपके साथ ऑर्गेनिज्म हैं जो लैंड एरिया पर रहते हैं। लेकिन इसके जो बेस मेन मकसद थी जो अरिस्टोटल की थी, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के मुताबिक थी कि एनिमल्स पर थी, कि एनिमल्स को कौन कौन सी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या उसके हैबिटेट पर क्लासिफाई किया गया, ठीक है। लेकिन उसमें फिर जो गलतियाँ आई, ठीक है, उसकी जो कुछ लिमिटेशंस थी, सबसे पहले लिमिटेशन क्या थी कि उसने फ़िश और टर्टल को एक ही जगह में रखा। लेकिन अब ये एक ही जगह में नहीं होती, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन के बारे में क्या बात की कि क्लासिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल आपके साथ आपके रूम में एक स्टडी रूम में आपके साथ अलमारी है, ठीक है। तो अलमारी में आपने क्या किया होता है, शेल्फ बनाए होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दैट। स्टडी रूम में आपने शेल्फ बनाए होते हैं लाइक दैट, ओके। अब क्या करते हैं आपके साथ 5th क्लास की भी किताबें हैं, 6th की भी हैं, 7th की भी हैं, 8th की भी हैं, 9th की भी हैं, क्योंकि अभी आप 9th क्लास के हैं। तो 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप सारे बुक्स को उठा लेते हैं और आपके साथ एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, तो आप उसमें आप ना स्टडी कर पाते हैं ना आप इजीली किसी बुक को उठा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप अपना थोड़ा सा वक्त उसे दे देते हैं और 5th की बुक्स को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, 6th की यहाँ पर, 7th की यहाँ पर। इसी तरह डिफरेंट जगहों पर आप डिफरेंट बुक्स रख लेते हैं, लेकिन आपने उसे लेबल किया होता है, उसे नेम दिया होता है कि हाँ यहाँ पे हमारे साथ 5th क्लास की बुक्स हैं, यहाँ पर 6th क्लास की हैं। तो जब आपको ज़रूरत होती है कि फॉर एग्जांपल आई वांट माय 5th क्लास इंग्लिश बुक, ठीक है, टू रिवाइज इट, तो आप डायरेक्टली जाते हैं वहाँ से 5th क्लास की बुक उठा लेते हैं। तो इसी तरह क्लासिफिकेशन का मकसद क्या होता है कि वो आपको आसानियाँ पैदा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अरिस्टोटल ने क्या किया था कि जो 5th, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैं फ़िश और टर्टल की बात कर रहा हूँ, यानी एक्वेटिक एनिमल की, यानी आप 6th और 5th की दोनों की बुक्स एक ही जगह पे रख लें। तो इस तरह तो नहीं होता ना, ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी इसमें, लेकिन डिफरेंसेस भी हैं, और उस डिफरेंसेस की बेस पर आपको चाहिए कि उससे आप एक अलग ग्रुप में रख लें। तो इसी तरह अरिस्टोटल ने क्या किया था, इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा था, जिसकी वजह से अरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन थी वो रद्द कर दी गई, यानी गलत साबित हुई। अब यहाँ पर आप फ़िश और टर्टल को देखें, ठीक है, दोनों रहते तो पानी में है, लेकिन फ़िश बाहर नहीं रह सकता और टर्टल 24 आवर अंदर नहीं होता, वो भी बाहर आता है, ठीक है। अब वो बाहर आता है तो वो एम्फीबियन में आ गया, ठीक है। सो दैट्स वाई अरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। उसके बाद और बायोलॉजिस्ट आ गए, लेकिन बायोलॉजिस्ट से पहले ही डार्विन आ गया, चार्ल्स डार्विन, और इसने एवोल्यूशन के ऊपर थ्योरी पेश की, एवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है, 1859 में। उसके बाद बायोलॉजिस्ट आ गए और उन लोगों ने क्या किया, और बायोलॉजिस्ट है फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक पर उन लोगों ने क्लासिफिकेशन की। उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी, लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारे साथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, यानी हम कहते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और एक सेल से ज़्यादा हो जाते हैं उसे फिर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्लांट्स, और वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते और ऊपर डिपेंड करते हैं और उस खुराक हासिल करते हैं, उसे हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तो उसके बाद जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने क्या किया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर उन लोगों ने क्लासिफिकेशन की लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। उसके बाद फिर जैसा टाइम गुजरता गया और साइंस तरक्की करती गई, इल्म ज़्यादा होता गया,
लेकिन जैसे कि हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर आते हैं, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या है, उनमें सारे आ गए, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक भी आ गई, ठीक है, उसकी हैबिटेट भी आ गई, नेचर ऑफ हैबिटेट भी आ गई कि कहाँ पे रहना है इन लोगों ने, कहाँ पे रहते हैं, उसके बेसिस पर भी आ गई, फिजिकल कैरेक्टर पे भी आ गई, जेनेटिक को भी टच किया, एनाटॉमी को भी टच किया, एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को भी टच किए। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या हुआ, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हैबिटेट भी आ गया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी आ गए, जेनेटिक भी आ गया, एनाटॉमी भी आ गया, उसके फिजियोलॉजी को भी देखा गया, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखा गया। इन सब के बेसिस पर एक बेहतरीन क्लासिफिकेशन हुई, और आज इस क्लासिफिकेशन के बेस पर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत ही आसानी से स्टडी कर सकते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ आप कंपेयर भी कर सकते हैं, और उसी कंपैरिजन के बेस पर आप एक अच्छा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के कौन कौन से असूल हैं, ठीक है। इस तरह तो बहुत ज़्यादा असूल हैं, बहुत लॉट ऑफ प्रिंसिपल आर देयर, लॉट ऑफ लॉज आर देयर, लेकिन कुछ हम स्टडी करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोग 9th क्लास के बच्चे हो तो थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफिकेशन होती है वो किस बेस पर होती है, तो सबसे पहले क्या है, अपेरेंट सिमिलैरिटीज़, कि उसकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, एक ऑर्गेनिज्म की दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल सिमिलैरिटीज़ 100 से 95%, 90 to 95% उसके साथ सिमिलर हैं, तो आप उसको एक ही ग्रुप में रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ डिसिमिलैरिटीज़ आ रही हैं, तो फिर आप उसको क्लोजर ग्रुप में रखते हैं, उसके जितना भी नज़दीक ग्रुप होगा तो उसमें आप रखते हैं। लेकिन अगर उसमें डिफरेंसेस बहुत हैं तो फिर आप उसको बिल्कुल अलग ग्रुप में रख देते हैं। यानी हम ग्रुप और सब ग्रुप्स की बात करेंगे, ठीक है, स्पीशीज़ की भी बात करेंगे, क्लास की बात भी करेंगे, ऑर्डर की भी बात करेंगे, लेकिन इसके बाद के लेक्चर में यहाँ सिर्फ आप इसको समझिए कि प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, उसूल क्या है, किस किस उसूल पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं तो उसे सेम ग्रुप में रख लें, अगर थोड़े से चेंजेस हैं तो उसको सब ग्रुप में रख लें या उसके क्लोजर ग्रुप में रख लें। आफ्टर दैट एनाटॉमिकल फीचर्स, अब यहाँ से आप ये पॉइंट्स भी उठा ले सकते हैं, ठीक है, कि इन सब पॉइंट्स को देखकर आप क्या करते हैं, आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखते हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स को भी देखते हैं कि इनसाइड द बॉडी क्या है, ओके। आफ्टर दैट कंडीशन ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम, अब यहाँ पर जो हम टेक्सोनोमी की बात कर रहे हैं कि अरेंजमेंट तो होगी, उसको नेम देना है अब, ठीक है। तो अब नेम आप किस तरह देते हैं, तो नेम का लिखने का तरीका क्या है और नेम देने का तरीका क्या है। लिखने का तरीका क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आप हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, हैंड राइटिंग ऑन कॉपीज, ठीक है, तो आप किस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने केट का साइंटिफिक नेम लिखा है, ठीक है, या जोलॉजिकल नेम लिखा है, तो आप जब भी लिखते हैं तो उसके लिए आप डबल अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यही नेम मोबाइल में टाइप करते हैं या आप MS ऑफिस में लिखते हैं या वर्ड में लिखते हैं, तो फिर आपने उसको इटैलिक वर्ड में लिखना है, ठीक है। इटैलिक वर्ड किस तरह होते हैं, लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है, बोल्ड से होते हैं। आप जब भी आप ऑफिस यूज़ करेंगे तो उसमें आपके साथ स्टाइल होगा, फ़ॉन्ट स्टाइल, तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल में जाएं, वहाँ पर इटैलिक होगा, तो इटैलिक इस तरह सा होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लिखते हैं किसी भी नेम को, तो आपने देखो उर्दू नेम नहीं लिखना है, ठीक है, आपने इंग्लिश नेम नहीं लिखना है, उसका लैटिन नेम देना है। फर्स्ट स्पीशी को, न्यू स्पीशी को आपने लैटिन नेम देना है, ठीक है। सो बी रिटन इन लैटिन लैंग्वेज इन इटैलिक ऑन आर अंडरलाइन, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म गिवन अ बायनोमियल नेम, हर ऑर्गेनिज्म को आपने दो नेम देने हैं, ठीक है, दो नेम देने हैं। दोनों नेम किस तरह देने हैं, एक उसका स्पीशी नेम होगा और एक उसका जीनस नेम होगा। जो फर्स्ट वन होगा उसका जीनस नेम होगा। अब हम जीनस और स्पीशी को अलहदा लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जीनस क्या होता है और स्पीशी क्या होता है। जस्ट यहाँ पर आप सिर्फ नेम पहचान ली, ठीक है। फर्स्ट आपने रिप्रेजेंट करना है जीनस को, और जब जीनस को आप लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसे आप कैपिटली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लाइक फिलिस, तो F को आपने कैपिटल लिखना है। दूसरा नाम जो होगा वो स्पीशी का होगा, ठीक है। अब स्पीशीज़ ज़्यादा होते हैं, यानी फिलिस डोमेस्टिका हो गया, फिलिस और स्पीशी भी आ सकती हैं, लॉट ऑफ स्पीशीज़ आर देयर, ठीक है, बिल्ली के बहुत सारे स्पीशीज़ हैं। अब सेकेंड वन क्या होगा, स्पीशी होगा, और जब आप स्पीशीज़ को लिखेंगे तो आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने उसके लिए नीचे अंडरलाइन करना है, क्योंकि आप इटैलिक तो नहीं लिख सकते ना, लेकिन आपने अगर वर्ड में लिखना है तो अब आपने इटैलिक स्टाइल यूज़ करनी है, ठीक है। सो आज हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों किया गया, और फिर टेक्सोनोमी क्या होती है। सो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह
बहुत कुछ समझ आ चुका होगा अब तक, और अगर समझ आ चुका है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।